देखिए लेट कीजिएगा तो आप लोग दिक्कत होगा, ठीक। एक घंटा के आसपास क्लास रहता है, बहुत स्लो हो जाएगा फिर सिलेबस। इसलिए टाइम से आइए, नहीं तो 6:45 कर देंगे, यानी 6:45 क्लास का टाइमिंग। तब आप लोग 7 बजे तक पहुंच जाइएगा। 7 बजे टाइमिंग है, आते हैं आप 7:20 तक आते रहते हैं। ऐसे क्लास स्टार्ट कर देंगे तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अभी तक लड़का 50% आया। बैठने की जगह लोग इतना जगह है, सोचते रहता है कहाँ बैठे। सब तो इधर सेम ही है ना, कहाँ सोच क्या सोच रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, छूटेगा तब कल से टाइम से आएंगे लोग। ठंडा तो 8-9 बजे तक रहता ही है। आवाज नहीं, सुनिए इधर ध्यान से सुनिए। कल क्या बता रहे थे? ऐसा नहीं, तुम्हें तो पूछते हैं तब बताओगे क्या था। तुम बताओ, तुम बैठो 1 मिनट अभी। तुम बताओ प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? इसमें लिक्विड लिक्विड पार्ट क्या है और सॉलिड? एक बार देखा कीजिए, ठीक है, बैठ जाइए। तुम मुझसे पूछे, तुम बताओ वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या आरएनए? बैठ जाओ। तुम बताओ, तुम बता दो, लिविंग के एग्जाम्पल दे दो, कौन कौन से लिविंग आएंगे। सिर्फ एग्जाम्पल बता देना है तुमको। है क्या बोली? मैंगो? मनुष्य बोली है, मनुष्य सही है। आगे? हाँ। हाँ। और दो ही बताए हैं, 5 था ना जी। बैठ जाओ। कहीं सीट देख के बैठ जाओ आराम से। या तो हिंदी याद रखो या इंग्लिश, दोनों जरूरी नहीं है। और कोशिश करो इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा याद रखने का, नहीं तो दिक्कत होगी। तुम बताओ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? हाँ, मतलब चयापचय। हाँ, दो वो प्रकार छोड़ दो। हाँ, प्रकार छोड़ दो, ओनली मेटाबॉलिज्म। वो तो उसका पार्ट हो गया। ओनली चयापचय किसे कहते हैं? हमारे शरीर में
एक दिन में जितने जैविक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को तो चयापचय कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में आपको या तो ऊर्जा लगेगा या ऊर्जा निकलेगा, यही हो सकता है। यानी ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऊर्जा निकलेगा, अगर बन रहा है तो ऊर्जा लगेगा। तो प्रकार हो गया, आपको मेटाबॉलिज्म बताना है सिर्फ कि चयापचय एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त भी होती है और ऊर्जा जुड़ती भी है। ऊर्जा मुक्त भी होती है, ऊर्जा जुड़ती है, उसी को हम बोलते हैं चयापचय मेटाबॉलिज्म। यानी एक दिन में आपके अंदर, मनुष्य के अंदर जो जैविक प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चयापचय। बैठ जाओ, देखे हैं, बताइए आप। वायरस का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझाइए आप। हाँ बताए थे ना, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हाँ वायरस दोनों को जोड़ने वाला एक लिंक है ना, उसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं और ना ही लिविंग कह सकते हैं। वायरस लिविंग सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाला एक योजक कड़ी है। जब आपके बॉडी के बाहर यानी लिविंग बॉडी के बाहर है तो वायरस इनएक्टिव रहता है, यानी एग्जिस्ट है, वह है पृथ्वी पर लेकिन काम नहीं करेगा। अगर वह लिविंग बॉडी मिल गया उसको तो वह फंक्शन करना शुरू कर देगा, कैसा, जैसा लिविंग करता है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला एक क्या है, कड़ी है। जिस तरह से प्लांट और एनिमल के जोड़ने वाला एक कड़ी होता है, नाम सुने होंगे इगुलिना, सुने हैं, उसी तरह से वायरस भी है, निर्जीव और सजीव को जोड़ने वाला एक क्या है, कड़ी है। बैठ जाइए। और इधर तुम बताओ, कैटाबॉलिज्म बताओ। कैटाबॉलिज्म जो बड़े बड़े अणु छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है उसे हम कैटाबॉलिज्म, और जो छोटे छोटे अणु बड़ा अणु का निर्माण करता है उसे एनाबॉलिज्म। जैसे कैटाबॉलिज्म क्या, एक मिनट, पर कैटाबॉलिज्म जब लार्ज पार्टिकल्स जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, ये नहीं लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, यानी हम लिखवाए थे मेटाबॉलिज्म, इधर क्या लिखाए थे, कैटाबॉलिज्म नहीं, और ये एनाबॉलिज्म। अच्छा ठीक है, सुधार देते हैं, होता है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक लार्ज पार्टिकल्स छोटे छोटे, तो इसको काटोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स किसमें, लार्ज में, छोटे छोटे पार्टिकल्स लार्ज में। ध्यान से सुनो, तो कोशिश करो, इसको काटोगे तो ज्यादा, आप ऐसे कर दो, कर सकते हो, यानी अपोजिट। कैटाबॉलिज्म कहने का अर्थ हुआ इसमें आपको ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, क्या हो रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ कैटाबॉलिज्म एक बड़ा पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, जैसे में डाइजेशन, जैसे में क्या हो गया, डाइजेशन, श्वसन, एक कैटाबॉलिज्म है। इसमें एक बड़ा स्टार्च, बड़ा कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा या कोशिश कीजिएगा इसको यहां से हटा करके यहाँ एनाबॉली, यहाँ क्या कर दीजिएगा, कैटाबॉलिज्म, यहाँ एनाबॉलिज्म। तो काटने से अच्छा आप एरो दे दो और समझने की कोशिश करो। चलिए अब आगे आते हैं, और कुछ बताएं थे इसके अलावा, रिस्पायरेशन बताना था। चलो अब ध्यान से सुनो। देखिए समझिएगा कि श्वसन होता क्या है, श्वसन क्या होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण से क्या लेते हैं, हवा, क्या लेते हैं, हवा। ये हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% के आसपास क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां से आप लोग सब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी पहले समझिएगा कि जब हम एटमॉस्फेयर से हवा ले रहे हैं तो इस हवा के थ्रू सारे गैस आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि फिल्टर लगा हुआ ऑक्सीजन जाएगा बाकी गैस नहीं जाएगा। आपका
नोज के द्वारा नाइट्रोजन भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है और अदर गैस आर्गन वगैरह जा रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि जब हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो सबसे ज्यादा गैस क्या ले रहा है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा गैस 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मात्र कितना? 21%, 21% के। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि अभी कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, सुने थे? तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा गैस डाला हुआ रहता है? पूछ जाओ, टाइम से आया कीजिए। देखिए 7:20 हो रहा है, हम क्या पढ़ाएंगे बताइए? 2 पॉइंट बताते हैं, टाइम हो जाता है। कल से कोशिश करेंगे प्रकाश को, जो लेट आए उधर बैठे, न तो रहेगा आराम से उधर ही। ऐसे आइएगा बीच में तो डिस्टर्बेंस। 20 मिनट लेट कुआ के लेके में लगा। इन लोग तो टाइम से पहले आया हुआ है, कुआ सबके लिए है ना। कहां से आते हैं? कहा? तो पहले आ जाओ, 4 बजे पैदल आते हो? आओ तो आओ, 3 बजे निकलो, हेल्थ भी रहोगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। और जब से ले रहे ठंडा बढ़ गया कहा जी? पहले ठंडा ठीक था, अब बढ़ गया। मेरे पास सर बोल दिया ना, ठंडा कम गया, बढ़ गया नहीं। फिर भी आप लोग 7 बजे तक आ सकते हैं। 6 बजे रहता तो दिक्कत था, 7 बजे आ सकते हैं आप लोग। न तो कल हमसे 6:45 से स्टार्ट कर देंगे क्लास, छूटेगा। तो 7 बजे आइएगा ना। कल से कोशिश कीजिए कि 7 बजे के पहले आ जाओ। इतना खाली है, उधर भी खाली है। तो ठीक है, हम जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं सबसे ज्यादा गैस कौन सा ले रहे हैं? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर हो या गोताखोर लोग जो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो यहां आपका क्वेश्चन है, बैठो जल्दी जल्दी बैठो। अरे साइज देख के बैठा करो। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। जगह दो, तुम लोग पतले पतले। देखो बैग, बैग वहां से उठाओ। इन लोग बैग रखने के लिए जगह रखती है, पार्स रखने के लिए जगह रखो। आराम से, जो थोड़ा हेल्दी है उस चारों को बैठना। चलिए यहां देखिएगा, तो जवाब दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में सबसे ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सा गैस का मिश्रण रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और। क्वेश्चन आएगा गोताखोर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा गैस डाला हुआ रहता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। लेकिन हम एटमॉस्फेयर से तो हीलियम ना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन। क्या ले रहे हैं? तो आप लोग ये जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन को क्यों नहीं रखते, हीलियम को क्यों रखते? हौला है। ये सही है कि हीलियम एक नोबेल गैस है, ये लाइटेस्ट होता है। लाइटेस्ट मतलब हल्का गैस होता है, लेकिन सबसे हल्का नहीं है। सबसे हल्का हाइड्रोजन है। सबसे हल्का क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हीलियम के ही क्यों लेते हैं? नाइट्रोजन उससे सस्ता पड़ेगा ऑक्सीजन सिलेंडर में डालना। ठीक है, और ये भी अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोताखोर के स्पेशल के लिए हम नाइट्रोजन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हीलियम। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम एटमॉस्फेयर पर, यहाँ एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ से आप ऊपर जाइए, पहाड़ पर जाइए या और ऊपर जाइए, तो प्रेशर क्या होता है? घटता है। प्रेशर क्या होता है? लेकिन आप यहाँ से अंदर जाइए, समुद्र में जाइए, तो प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ने के कारण ये नाइट्रोजन आपके बॉडी में घुलने लगेगा। नाइट्रोजन क्या होगा? बॉडी में, और ये ऑक्सीजन से ज्यादा फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अगर नाइट्रोजन आपके ब्लड में घुल जाए तो एक बीमारी हो जाती है, नाइट्रोजन नार्कोसिस। एक सिम्टम्स है नाइट्रोजन नार्कोसिस में क्या होता है?
आप अजीब तरह की हरकतें करने लगिएगा। आप गए खोजने के लिए तो आप मछली से बात करने लगिएगा, आप हंसने लगिएगा अपने आप में, ठीक है। नाइट्रोजन नार्कोसिस आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ब्रेन पर पूरा कब्जा कर लिया। आप इस तरह से हरकत कीजिएगा कि आपको लगेगा कि यही मेरा महल है। तो वो महल अगर मान लीजिएगा तो वहां से बाहर आइएगा नहीं, ये आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। और इस इंसान में, इस कंडीशन में इंसान का मृत्यु तक हो जाता है समुद्र की गहराई में, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हाल ही में न्यूज में 1-1.5 साल पहले सुने होंगे कि टाइटैनिक देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी गया था, उसमें 5 अरबपति लोग शामिल थे। अब पांचों का पांचों 2 सेकंड में स्वाहा। टिकट कितना था जाने का, 1 करोड़, एक आदमी का 1 करोड़, एक पाकिस्तान के बाप बेटा भी शामिल थे। तो उनको क्या था, वो टाइटन एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि बनाने वाले बोल दिए थे कि ज्यादा गहराई में सरवाइव, ये ज्यादा प्रेशर झेल नहीं कर पाएगा। और ये करने पर उस कर्मचारी को जो टाइटन कंपनी का था वो निकाल दिया था कि ये तो मेरा बिजनेस खराब कर देगा। हुआ क्या, जगह देके बैठ जाओ। हुआ क्या कि वो तो वहां से निकल गया। अब ये एक समय बाद, ऐसा नहीं कि पहला उसका था, इससे पहले भी टाइटन कई बार जा चुका था, लेकिन कभी न कभी तो धोखा देगा अगर डिफॉल्ट है तो। क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। मतलब कहने का तो हुआ प्रेशर बढ़ने पर इस तरह से सिकुड़ा कि उसमें जितने 5 लोग थे उसका पता भी नहीं चला कि चिकन बना क्या बना, एकदम स्वाहा। तो कहने का तो आप जितना गहराई में जाएंगे आपका प्रेशर बॉडी पर बढ़ेगा, अब ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तभी तो हम प्रेशर घट जाता है, ऊपर की ओर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको अचानक नाक से ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि आपके बॉडी में प्रेशर क्या है, लिमिट है। अब बाहर का प्रेशर क्या है, कम गया। तो आप ये पढ़े होंगे, या तो गैस हो या लिक्विड हो, इसे हम फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। गैस या लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। सुने हो ना कि हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब, तो उसी तरह से लिक्विड भी चलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर वो बढ़ा नहीं, बॉडी के अंदर प्रेशर क्या था, फिक्स था, और बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर घट गया, जिसके कारण से ब्लड क्या हो गया, बाहर फेंक देगा। क्योंकि इसका तो सेम कैरेक्टर है, विशेषता है कि ब्लड हमेशा लिक्विड हो या गैस हो, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है। तो ये तो बात की बात है। पहले यहां समझो कि रिस्पायरेशन में क्या होता है। रिस्पायरेशन में हम गैसों का मिश्रण लेते हैं। अब इस गैस में नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, और ये नाक के द्वारा हमारे कहां तक जाता है, लंग्स यानी फेफड़े तक। और फेफड़े में क्या है, हीमोग्लोबिन, ब्लड। ब्लड है ना, आपके लंग्स में क्या है, ब्लड। और उस ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं क्या, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं। पिगमेंट समझते हैं, कितने लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं। हर किसी का कलर है, आप बायोलॉजी में देखे होंगे, प्लाज्मा का लाइट येलो है, हल्का पीला रंग होता है। तो हर कलर के पीछे उसका वर्णक का रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्णक के कारण ही कलर डिसाइड होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ब्लड का कलर लाल होता है, क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण। किस पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिख देते हैं एचबी। जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब इसका डिटेल करेंगे, अभी इतना समझिए। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। किसका पिगमेंट है, ब्लड का। हीमोग्लोबिन में एक कंपाउंड रहता है क्या, आयरन। आयरन एक मिनरल्स है जो हीमोग्लोबिन में घुला हुआ रहता है। और इस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा सोलुबल गैस क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ये घुल नहीं पाता है। नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस जो पर्यावरण से लेते हैं वो कौन सा है, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा पर्यावरण के नाम ना ले और सबसे ज्यादा घुलनशील गैस है, तो ये गलत हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन, जिसे हम टॉक्सिक गैस कहते हैं।
साइलेंट किलर, वो आपको आराम से सुला देगा। कहने का अर्थ समझे? वह कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जल्दी डिजोल्व होता है कि इंसान के कब वह खेल खत्म पता भी नहीं चलेगा उसको। अभी ठंडा के समय में बहुत लोग रूम हीटर जला के सोते हैं, पेपर में देखते हैं ना, रूम हीटर जला के सोए और उठे ही नहीं सुबह। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बॉडी में घुल गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड घुल गया तो उसके बॉडी में एनर्जी नहीं बना। क्यों एनर्जी नहीं बना, अब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ घुला? हीमोग्लोबिन के साथ। और ये आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, वह सर्कुलेट होते रहता है। आपके ऑर्गन के प्रत्येक पार्ट तक क्या होता है? परिसंचरण होता है, यानी सर्कुलेशन होता है। आप जो भी खाना खाए हैं तो खाना किस फॉर्म में टूटता है? खाना का डाइजेशन होता है ना, तो खाना का डाइजेशन होगा ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में, C6H12O6। और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। कौन लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। ठीक है, आप जो भी खाना खाएं तो आप खाना का पहले से क्या होता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन में पढ़ेंगे कि खाना का डाइजेशन कैसे होता है। अभी समझिए कि खाना का डाइजेशन हो गया किसमें? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज टूटेगा तभी आपको एनर्जी मिलेगा। पचने के बाद एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि पचने के बाद आपका बनता है सबसे छोटा पार्टिकल क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसके प्रेजेंट में टूटता है? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और इसके अलावा कोई भी गैस आएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर आपका 3 प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। क्या? एटीपी। एटीपी आपका बॉडी का क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। यही आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका मेन फंक्शन क्या है? एटीपी। क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा शरीर का करेंसी, एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। अणु पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऊर्जा का अणु कौन सा होगा? ग्लूकोज। लेकिन ऊर्जा का मुद्रा क्या है? एटीपी। एटीपी कुछ नहीं है, एटीपी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आपके सेल में होते रहता है। और सेल के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ये सब कहाँ होता है? सेल में। तो सेल में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका। तो मनुष्य के शरीर में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा घर। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि वहां क्या स्टोर हो गया? ऊर्जा। तो हम ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज का टूटना किसके प्रेजेंट में? और एटीपी का बनना, इसी को हम बोलते हैं श्वसन। इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंट में होगा? ऑक्सीजन। मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं आया, C6H2, ये ग्लूकोज के साथ आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ बनेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस ग्लूकोज को तोड़ ही नहीं पाएगा, ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। और जब ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो आपका ये एटीपी या कुछ नहीं बनेगा। जब एटीपी नहीं बनेगा तो आप ये बताइए बाबू, ऊर्जा मिला आपको? तो इसीलिए इंसान को क्या हो जाता है? साइलेंट मौत, साइलेंट डेथ। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं टॉक्सिक गैस या साइलेंट किलर गैस। क्यों? सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रहता, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता तो कितना दिक्कत था। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां कहां मिलता है? कौन बताएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड कहां मिलता है? बोलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटो व्हीकल, जो गाड़ियां चलती है उसके स्मोक से, धुआं से। क्या से? धुआं से। आप इतना समझिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को जला रहे हैं, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? लेकिन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में जलता है ऑब्जेक्ट, जैसे गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी जाता है, एब्सेंट में ना धुआं निकलता है, वहां ऑक्सीजन पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन गाड़ी के इंजन में पहुंच जाएगा तो गाड़ी फायर कर जाएगा।
आग लग जाएगी गाड़ी में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग घर में लकड़ी वगैरह जलाते होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, धुआं धुआं होता रहता है, नहीं, और उसके लिए क्या, पंखा से पूरा तेज हवा दो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा कोई ऑब्जेक्ट तो ज्यादा नुकसान नहीं है, इससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह जलेगा, लेकिन पूरी तरह से जलेगा नहीं, वह उससे गैस निकलती है, वह गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इसीलिए रूम हीटर वगैरह जो होता है या अमेठी वगैरह होता है उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से, क्योंकि आप रूम में जैसे विंडो खोले हुए हैं, आप ये सब खोले हुए हैं, आप जला रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ठंडा के समय में आप दरवाजा भी बंद कर दिए, खिड़कियां भी बंद कर दिए, वेंटिलेटर भी बंद कर दिए और जला दिए क्या, रूम हीटर। तो आपके रूम में जितना ऑक्सीजन है वो तो पहले उतना सर्वाइव कीजिएगा, लेकिन जैसे रूम का टेम्परेचर ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ना शुरू। अब फिर अब क्या लीजिएगा, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिएगा तो आपका ये एटीपी नहीं बनेगा, अब एटीपी नहीं बनेगा तो इंसान को क्या हो जाएगा। तो यहां से दो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गैस जो है मानव के रक्त में सबसे ज्यादा घुलनशील है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पर्यावरण से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। समझ में आई बात, ठीक है। तो दो चीज लिखिएगा, पहले रिस्पायरेशन टॉपिक लिख लीजिए, लिखिएगा श्वसन। आज आप लोग को देखते हैं चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो सही है, लिखिएगा रिस्पायरेशन श्वसन। क्या हुआ, दिक्कत है, आगे आ जाओ, उसको बोलो पैर उतना पड़, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उस तरह से बैठ रहे हो, जगह है वहां, जाओ उधर, देखो इतना सीट खाली है, आओ, किसी को दिक्कत है पीछे, देख रहे हैं एक पैर बाहर एक पैर अंदर। लिखिए श्वसन, आप लोग कुछ मत लिखिएगा, लिखिएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के, बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी कुछ नहीं है, एटीपी क्या है, ऊर्जा है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। आप फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी में नहीं आएगा। एटीपी का फुल फॉर्म लिख, बस ये वाला उतारना। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या उतारे सर, तो ये वाला उतारिएगा, सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। किसका नहीं, ब्रेक टूटता है तब पायरुवेट बनता है, वो आपका कंडीशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एटीपी बनेगा, अभी एटीपी बनेगा बाबू 38 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन भी आता है कि आपके बॉडी में कितने एटीपी बनते हैं, 38। कितने, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो एटीपी बनेगा मात्र कितने एटीपी, 2। तो उसमें कंडीशन अलग अलग होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी बस इतना समझिए। बस ये लिखिएगा, हो गया। एटीपी क्या है, ऊर्जा है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा तेज चलाइए, 1-2 मिनट, मुश्किल से 30 सेकंड में लिख लोगे। हो गया, नहीं अगर समझ में आ जाएगा तुरंत लिख लो। अब एक C6H12O, तब वो से टाइम लग जाएगा नहीं। आप ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखो, C6H12O6, एक बार समझ जाओ, देखने की बार बार जरूरत है नहीं। ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है हमारे शरीर में, वह बाहर रिलीज हो जाता है।
पानी की जरूरत है कि नहीं? आपके शरीर में कितना % पानी है? 70। एटीपी की जरूरत है कि नहीं? मेन तो इसी के लिए खाना खा रहे हैं, ठीक है। और ये कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी। ये कैसे बनता है बाद में समझ में आएगा। यानी एटीपी के कितने अणु बनेंगे? 38, ठीक है। अगर यही ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हैं तो एटीपी तो बनेगा लेकिन बहुत कम, 2 एटीपी, जो आपके लिए सही नहीं। चलिए हम क्या बताएं? पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरा प्रोटोप्लाज्म हो, तीसरा मेटाबॉलिज्म हो, चौथा रिस्पायरेशन हो। अब आप लोग खुद बताइए, क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? यस या नो? रिप्रोडक्शन समझते हैं? प्रजनन। अगर कोई भी लिविंग है, चाहे कोई भी हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो, उसमें रिप्रोडक्शन होता है? यस। यानी प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कितने तरीके से? 2। रिप्रोडक्शन का 2 प्रोसेस है। एक होता है असेक्सुअल, जिसमें गैमेट सेल भाग नहीं लेता, और एक होता है सेक्सुअल, जिसमें गैमेट सेल भाग लेता है। तो कहने का अर्थ हुआ अगर लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा, यानी प्रजनन होगा। और प्रजनन कहने का अर्थ हुआ अपने जैसे संतान को जन्म देना। अब बताओ 6 नंबर, लाइफ साइकिल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लिविंग है तो उसके अंदर लाइफ साइकिल होगा। लाइफ साइकिल समझते हैं? जीवन चक्र। इसका मतलब क्या हो गया? जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है ये समझिए। चलिए हम अपने मनुष्य पर ले लेते हैं। मनुष्य का जीवन चक्र क्या होता है? ठीक है, मनुष्य का जीवन चक्र क्या है? जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य सबसे पहले बना किस फॉर्म में? मनुष्य का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? ए पार्ट ऑफ क्या है? फीमेल, ठीक है। अब यहां समझिएगा, गैमेट सेल में आपका ओवा और स्पर्म का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनता है? जायगोट। जायगोट कुछ भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। जब कोई सेल का निर्माण होता है ना तो उस सेल को क्या बोलते हैं? जायगोट। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक। क्या बोल दिए? युग्मक। यानी जब आप एग्जिस्ट आए पृथ्वी पर आने से पहले किस फॉर्म में थे? जायगोट। ये पर क्या है? फर्स्ट स्टेज। ये प्रथम स्तर हो गया, यानी फर्स्ट स्टेज। इसके बाद जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण। ये सेकेंड स्टेज में आप आ गए। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? बोलिए। अल्लाह। फेटिस। इसे बोलते हैं शिशु। क्या बोलते हैं? शिशु। यानी यहां से आप कुछ न कुछ न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, माँ के गर्भ में ही है लेकिन न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एक प्रॉपर बालक बन चुके हैं। आपको बस स्वागत के लिए बाहर लोग वाले इंतजार कर रहे हैं, कब आए, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब ये तीसरा स्टेज हो गया, शिशु। और शिशु के बाद क्या होता है? चाइल्ड। यानी स्टार्ट कहां से किए? जायगोट। जायगोट मतलब क्या? शून्य, जीरो, कुछ नहीं, इसमें कोई लिविंग नहीं। मतलब आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? जीरो से। हम लोग मैथ भी जीरो से पढ़ते हैं, साइंस भी जीरो से पढ़ते हैं, हर चीज तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो तो हम लोग का जीवन चक्र भी कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। अब कहां तक जाना है पता ही नहीं है। जीरो के बाद क्या है? 1 2 इन्फिनाइट। कोई पहुंच पाएगा? कोई पहुंचा है? नहीं, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे। देखिए कैसे। जीरो के बाद कहां जाना है? जीरो में चल जाना है। तो जायगोट के बाद क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बना? फेटिस। यानी अब शिशु। शिशु के बाद क्या बना? बालक, चाइल्ड। अब ये आप स्कूल जाने के लिए रेडी है, स्कूल जाने के लिए रेडी। अब उसके बाद क्या तैयारी कीजिएगा आप लोग सोचिए। अब चाइल्ड के बाद बनता है एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या? युवक, नौजवान, जवान, ठीक है। यानी और एडल्ट के बाद क्या? ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद क्या? डेथ। डेथ मतलब क्या? जीरो। डेथ मतलब क्या? जीरो से शुरुआत किया और जीरो में। अब बताइए हम लोग का कितना स्टेप? 1 2 3 4 5 6। कितना स्टेप? 6।
अभी हम लोग किस स्टेप में हैं? एडल्ट है। मान लो कि एक स्टेज और बच रहा, यही ना बच रहा है, इसी के लिए ना पढ़ रहे हैं, बाकी तो खेल खत्म है? हम हैं अभी जो है ओल्ड एज में, हम हैं मान ले तो ओल्ड एज में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ भी है आप लोग का, यहाँ कौन जो दूध रोटी खाता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो कहने का अर्थ हुआ न्यूट्रिशन का, आप 12 साल से छोटा है, तो 12 साल से छोटा तो हमको नहीं लगता कोई होगा कि कोई है। यानी अभी हम लोग वो एडल्ट में है, कहाँ है? और ये एक स्टेज के लिए हम लोग को एग्जाम देना है, पढ़ना है, बीपीएससी देना है, क्या क्या करना है, लेकिन लास्ट में कहाँ जाना है? फिर भी आगे पढ़े, यानी जीरो से स्टार्ट किए, जीरो में मिलना, इसी को कहते हैं लाइफ जीवन चक्र। कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? जीरो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? जीवन चक्र। तो ये स्टेज जायगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना? फेटस, यानी शिशु, फेटस से क्या बना? चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बना? एडल्ट, एडल्ट से क्या बना? जायगोट लगभग रहता है आपका मुश्किल से, ये जो अवधि जो रहती है वह लगभग 9 वीक तक रहता है। 9 वीक मतलब 9 सप्ताह। 9 सप्ताह के बाद क्या बनता है? धड़कन। क्या बनता है? धड़कन। यानी एम्ब्रियो बन रहा है तो उसके सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बीट। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक क्या है? गेस्टेशन पीरियड है, जो आपके माँ के गर्भ में कितना महीना तक चलता है? 9 महीना, ठीक है। और ये 12 दिन के बाद अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ओवा और स्पर्म का, तो जायगोट का निर्माण होता है, और 12 दिन के बाद प्लेसेंटा का निर्माण करता है, जिससे उस शिशु को, उस जायगोट को माँ जो भी खाती है उसको मिलता है। तो ये आपको आगे समझ में आया। बशर्ते यहाँ समझिए कि जीवन चक्र यही है, जायगोट से कहाँ तक? ओल्ड एज तक। ये अब स्टेज आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है? जायगोट, एकदम याद कर लीजिए कि दोबारा लिखिए तो बोर्ड पर ना देखने की जरूरत पड़े। तो एक है जायगोट, उससे ज्यादा टाइम लगेगा। जायगोट, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? फेटस, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? और लास्ट में ओल्ड के बाद खेल खत्म। ये जीवन चक्र लिख लीजिए। ये 5वां रिप्रोडक्शन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या? अपने जैसे संतान को जन्म। चलिए अब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हो गया? पूछना है बाबू? हिंदी में लिख लीजिएगा। युग्मक, भ्रूण, शिशु, बालक, एडल्ट का क्या हो गया? युवक, नौजवान, और उसके बाद क्या? ओल्ड एज। ये सब हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं। ये आपका था इतना आपका बेसिक। अब आज से आप लोगों का आधा घंटा आज पढ़ाते हैं आप लोग का। आज से स्टार्ट करते हैं सिलेबस। अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए
एकदम फ्रेश पेज स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इतना तक तो चीजें आपको समझा रहे थे। कुछ पढ़ाए नहीं है अभी तक, कुछ नहीं पढ़ाए हैं। ये कुछ पढ़ाए हैं नहीं, और कह देता नहीं, कहा था। टॉपिक नाम दीजिएगा साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान। जो बीपीएससी देने वाले हैं वो ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर। 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है हर तैयारी में। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, और थोड़ा बेसिक बेसिक पूछा है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं गया। अब यहां से देखो, है जी, एगो पेज में लिखता है, तुम कॉपी ना है, कॉपी ना लाया, आ गया है। घर पर फिर अति करते हो, घर पर क्या होता है, फेयर, फेयर लवली, फेयर। चलो यहाँ देखिएगा, साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका विज्ञान क्या होता है। साइटोलॉजी जो आप अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, यानी सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करना, क्या हो गया, साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या हुआ, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, कोशिका के खोज कौन किए, रॉबर्ट हुक। कौन किए हैं, रॉबर्ट हुक। और ये जब कोशिका का खोज किए थे तो एक प्लांट था, प्लांट का सबसे बाहर लेयर क्या होता है, सेल वॉल, कोशिका भी। तो आप उस छाल को हटाइएगा ना, जैसी छाल को हटाइएगा तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। क्या बोलते हैं, तो रॉबर्ट हुक जी तो साइटोलॉजी के बारे में बताए थे, प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन कहां से सेल का खोज किया गया था, तो आपका जवाब आना चाहिए कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू कहां से मिला था, प्लांट से। कुछ समय के बाद कॉर्क टिश्यू को जब देखते हैं रॉबर्ट हुक, जब उसको ध्यान से देखते हैं तो उसमें कोई मूवमेंट, यानी मूवमेंट नहीं था, तो वह सेल कैसा था, डेड था, यानी उस सेल में कोई मोशन। अब मोशन नहीं होने के कारण अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का खोज कौन किए, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज कौन किए, रॉबर्ट। क्योंकि जो कॉर्क टिश्यू खोजा गया था उसमें कोई मोशन, तो इसीलिए कहा जाता है कि मृत कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक जी किए। अब यहाँ मृत कोशिका का नाम आ गया तो लिविंग सेल का नाम आएगा। लिविंग सेल मतलब क्या, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका मतलब क्या, जिसमें मोशन हो, जिसमें मूवमेंट हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक, आप लीवनहॉक ही याद कर सकते हैं। ये जब खोज किए थे तो एक इन्फेक्शन इनको होने के कारण ये सबसे पहले खोज किए कि ये इन्फेक्शन कुछ और नहीं, बैक्टीरिया के कारण हुआ, उसमें मूवमेंट था। तो क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका का खोज कौन किए, लीवनहॉक। और वह जीवित कोशिका क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोप्लाज्मा। क्या था, माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया का खोज कौन, लीवनहॉक। रॉबर्ट हुक नहीं, बैक्टीरिया का खोज कौन, जीवित कोशिका का खोज कौन, लीवनहॉक। मृत कोशिका, मृत कोशिका क्या, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो लिखिएगा, कहां चला गया जी, आगे चलिए। ठीक है, सब रटने से हट गया ना। चलो देखो, अगर यहां से याद रखिएगा, लिखेगा, एक लिख लीजिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, कोशिका के बारे में अध्ययन करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है।
और इसके बारे में अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट हुक। इसीलिए दूसरा पॉइंट में लिखेगा, पेन फास्ट चलता है ना, थोड़ा इससे और तेज पढ़ाएं, ज्यादा तेज होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो लिखेगा कि कोशिका विज्ञान के जनक कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। और ये कोशिका का खोज किए थे 1665। तो ये ईस्वी याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, ठीक है। ये जो कोशिका था, नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि जब कोशिका खोजा गया, सेल को खोजा गया, तो ये सेल कुछ और नहीं था। क्या था? कॉर्क टिश्यू था। क्या था? कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू यानी कॉर्क उत्तक। आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो इसका स्ट्रक्चर का कंपेयर, नेट कनेक्ट है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये है कॉर्क टिश्यू। ये क्या दिखने में लग रहा है? प्लांट का जो क्या कहते हैं उसको, लकड़ी जिससे आप बनाते हैं फर्नीचर वगैरह। तो प्लांट का जो बाहरी लेयर हटाइएगा ना, ये बाहरी लेयर जिसे हम क्या बोले, ये जो सेल वाला, इसको हटाइएगा तो अंदर से जो ये लेयर देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्क टिश्यू। और इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर ध्यान से देखा गया, ठीक है, उस समय तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज भी नहीं किया गया था, फिर भी वो अपने तरीके से बना करके जो ग्लासेस का टुकड़ा होता उसके द्वारा जब ध्यान से देखे थे, तो इसका एक कंपार्टमेंट इस तरह से था। ये आप बेंजीन मत समझ जाइएगा, ठीक है, इस तरह से था, एक कंपार्टमेंट बना हुआ था। इसी को क्या बोल दिया गया? कॉर्क टिश्यू। और इसको अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं ना, उस तरह से दिखेगा। कैसा? मधुमक्खी के छत्ता से। तो रॉबर्ट हुक जी ने अपना जो सेल का डिस्कवर किए थे, उसका तुलना कर दिए थे मधुमक्खी के छत्तों से, कि ये कॉर्क टिश्यू कैसा है? मधुमक्खी के छत्तों जैसा है। और इस कॉर्क टिश्यू में कोई मूवमेंट नहीं था, और इसी कॉर्क टिश्यू को बोल दिए ये क्या है? डेथ सेल है। क्या है? मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका। तो यहां से दो कि रॉबर्ट हुक जी ने जो डेथ सेल कॉर्क टिश्यू का तुलना किससे किए थे? मधुमक्खी के छत्तों से। और ये कॉर्क टिश्यू कैसा था? जीवित की मृत? मृत। तो मृत कोशिका का खोज कौन किए हैं? रॉबर्ट हुक। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, यहां तक हो गया ना बाबू? ये कॉर्क टिश्यू कुछ नहीं था, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इसी को बोल दिया गया कॉर्क टिश्यू। ये था कॉर्क टिश्यू, और इसका जो तुलना किया गया था, तुलना मधुमक्खी के छत्तों से, मधुमक्खी के छत्तों से।
मधुमक्खी के छत्तों से। हो गया। ये कॉर्क टिश्यू कुछ और नहीं था, कैसा था? डेथ सेल था। डेथ सेल कहने का अर्थ हुआ इसमें मूवमेंट नहीं था, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट देकर के लिखिएगा, मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज यानी डिस्कवरी ऑफ डेथ सेल, डिस्कवरी ऑफ डेथ सेल। मृत कोशिका का खोज कौन की है? रॉबर्ट हुक ही। तो मृत कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक जी ही किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में डेथ सेल ऑफ डिस्कवरी ऑफ डेथ सेल कौन की है? रॉबर्ट हुक। अगला पॉइंट लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। हिंदी में लिख लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी तो लिख कर बता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोलिएगा कि सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, सिर्फ हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, हिंदी भी तो बोलते हैं, इंग्लिश कहाँ बोल रहे हैं? हाँ, इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो हम हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी में सुन के लिख सकते हैं। डिस्कवरी मतलब क्या? खोज। इतना तो आपको सबको आना चाहिए। तो लिखिएगा मृत कोशिका का खोज, सॉरी ये हो गया जीवित कोशिका का खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। जीवित कोशिका का खोज लिखिएगा एंटोनी वॉन लीवनहॉक। लीवनहॉक लेवनहॉक, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे? लीवनहॉक। लीवनहॉक बहुत बड़े काम किए थे। आज जीवित कोशिका ये कुछ और नहीं था। अगर पूछा जाए कि ये लिविंग सेल क्या था तो आपको बताना है कुछ और नहीं था। लिविंग सेल क्या था? ये जीवित कोशिका एक बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया का खोज कौन किए? लीवनहॉक। जीवित कोशिका का लीवनहॉक, बैक्टीरिया का भी लीवनहॉक। और ये बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु। तो जीवाणु का खोज भी लीवनहॉक किए थे। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या था बाबू? कौन बताएगा? ये जो बैक्टीरिया खोजा गया था, जिस तरह से मृत कोशिका खोजा गया था, उस मृत कोशिका का नाम था क्या? कॉर्क टिश्यू। उसी तरह से ये बैक्टीरिया का नाम था माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। माइकोप्लाज्मा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, माइकोप्लाज्मा, इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। या माइकोप्लाज्मा के अलावा इसको बोला जाता है पीपीएलओ। पीपी ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम था। प्लूरा निमोनिये लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म। इसी को पीपीएलओ को बोला जाता है एमएलओ। एमएलओ सब नाम है इसका। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पीपीएलओ क्या है, आता है कि नहीं आता है? आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको नाम ही नहीं पता चलेगा, लेकिन पढ़ा हुआ है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये तो सभी लोग सुने होंगे, जो जनरली सुने होंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है? बैक्टीरिया है।
और ये माइक्रोप्लाज्मा कुछ नहीं है, संसार का सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और ये क्या है? जीवाणु। ये कह सकते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी को तो बोला है पीपीएलओ। और संसार की सबसे छोटी कोशिका एमएलओ। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म मोलिकुलर लाइक ऑर्गेनिज्म। मोलिकुलर मतलब क्या? एक अणु के आकार का, वो 0.1 माइक्रोन का, 0. यानी इसका जो साइज था 0.1 माइक्रोन था। लिख देते हैं माइक्रोन। इससे छोटा कुछ नहीं, ये इतना छोटा था। और सबसे बड़ी सेल का, संसार का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबको याद होना चाहिए। उसका जो साइज था लगभग 170 मिलीमीटर mm था, यानी 140 से 170 के बीच में उसका साइज था। तो यहां से दो चीज क्लियर होना चाहिए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका किसका होना चाहिए? बैक्टीरिया का। और संसार का सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा या पीपीएलओ या एमएलओ। और ये खोज कौन किए थे? लीवनहॉग। कौन किए थे? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट। यहां से लिख लीजिए, जीवित कोशिका क्या था? बैक्टीरिया था। और इस बैक्टीरिया का खोज कौन किए थे? लीवनहॉग। और ये बैक्टीरिया कुछ और नहीं था, माइकोप्लाज्मा। हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा होगा बाबू, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? माइकोप्लाज्मा। अब यहां से दो चीज समझना। दो चीज क्या क्या है? इस माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या था? पीपीएलओ या एमएलओ। तब पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद रखना है कि पीपीएलओ है क्या? पीपीएलओ बैक्टीरिया है, और एमएलओ क्या है? बैक्टीरिया है। या माइकोप्लाज्मा क्या है? तीनों एक ही बैक्टीरिया का नाम था, और वह संसार की सबसे छोटी कोशिका है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म लिखिएगा, प्लूरो निमोनिए देखो निमोनियो, इसको निमोनिया पढ़ेंगे, लेकिन पी से लिखाता है, पी साइलेंट रहता है। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसका हिंदी मत पूछना भाई, क्योंकि ये फुल फॉर्म है, आपको हिंदी में भी यही लिखना पड़ जाएगा। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिए लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसी का दूसरा नाम था एमएलओ। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। उस लगभग 1718 के आसपास, उतना याद नहीं, वो इसलिए लिखा दिया ना क्योंकि पेपर में आता है पहला वाला। यहां से समझना। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि जीवित कोशिका खोज कौन किए? लीवनहॉग। मृत कोशिका का, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका का खोज, ठीक है, जीवित कोशिका का नाम लीवनहॉग। जो खोज किए वो भी एक सेल था। तो जीवित कोशिका का खोज जो हुआ था उसका नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा। इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम था। आप माइकोप्लाज्मा लिखिए, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। इसी को क्या बोल दिए? पीपीएलओ। इसी को क्या बोल दिए? तो कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि पीपीएलओ क्या है, आपको ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आता है कि नहीं आता है? तो क्या है? एमएलओ क्या है? और ये संसार का सबसे छोटी कोशिका है। तो यहां से नोट पॉइंट दीजिएगा, लिखिएगा। पहला,
देखिएगा, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार का सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा आंसर? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा क्या था? बैक्टीरिया था। संसार का सबसे छोटी कोशिका, संसार का सबसे छोटी कोशिका। अब यहां से इसका अपोजिट आप याद रख सकते हैं, संसार का सबसे, यानी लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, इसका साइज कितना था? लगभग 0.1 माइक्रोन था। 0.1 माइक्रोन इसका आकार था। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, संसार की बड़ी कोशिका, संसार की बड़ी कोशिका, सबको याद है? क्या हो जाएगा? हिंदी में लिख लीजिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडा। ये शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज लगभग 140 से 170 mm था। ये तो संसार की बात आई। आप लोग ये बताइए, याद रहेगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया से, ऑप्शन में कभी आ जाता है जीवाणु की कोशिका, और यह नाम दे दिया जाएगा क्या? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन आप ये बताइए, हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्या हो जाएगा? स्पर्म, मेल गैमेट सेल। और उस मेल गैमेट सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवा की तंत्रिका तंत्र। कितने लोग ओवा बोल रहे हैं? ओवा वाला सही है, क्योंकि हम बड़ी पूछे कि लंबी पूछे? बड़ी। अगर बड़ी बोला जाए तो ओवा, लंबी बोला जाए तो तंत्रिका तंत्र। लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट, तो समझना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तब आ जाएगा न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल, यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तब आपको आ जाएगा क्या? ओवा, ओवम, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु। तो यहां से तीसरा पॉइंट लिखेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका, आंसर लिख लीजिएगा, शुक्राणु। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आ जाए लॉन्गेस्ट सेल, कैसा सेल? लॉन्गेस्ट सेल। तो लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, तो हिंदी में लिखेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन सेल, और इस ब्रेन सेल को बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, या इसी को तंत्रिका तंत्र
तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पूछा जाए, हिंदी में लिखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ओवम, या इसी को क्या बोलते हैं? ओवा। हिंदी में लिखिएगा अंडाणु। ओवम क्या है, ओवा क्या है, ये आपको रिप्रोडक्शन में समझ में आएगा। बशर्ते आप इतना याद रखें कि मनुष्य के शरीर में अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ओवा। सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, स्पेसिफाई मतलब क्या समझते हो? आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि मेल बॉडी समझते हो? नर, मेल के शरीर में सबसे लंबी, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी हम बोल रहे हैं, तब क्या होगा? ओवा मारोगे। मेल में ओवा बनता है तो एकदम रटना नहीं है, समझना भी है। यहां मनुष्य बोल रहे थे, मनुष्य में दोनों आ गया, मेल और फीमेल दोनों। अगर स्पेसिफाई क्वेश्चन आ जाए कि नर भाग यानी मेल में सबसे बड़ी कोशिका, आप तो याद कैले हैं ओवा। एग्जामिनर भी सोचना लगे अरे ओवा मारा है, शायद बनता होगा इसका, तो गलती हो जाएगा ना। तब यहाँ पर क्या करना है? न्यूरॉन, बड़ी या लंबी बराबर, किसमें? मेल में। मनुष्य का चर्चा किया जाए तब हम बड़ी अगर पूछा जाए तो ओवा, और लंबी पूछा जाए तो क्या? न्यूरॉन्स। लंबी क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक, तंत्रिका तंत्र। तो यहां थोड़ा सोच के बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। लिखिएगा कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। देखिए हम शुरू से बता रहे हैं लिविंग सेल का बनाओ, किस चीज का? लेकिन अगर वह लिविंग है तो दो ही प्रकार का सेल का होता है। कितने प्रकार? दो। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे भी दिक्कत होगा। तो ये जो सेल कोशिका के प्रकार है, जितने भी आप संसार में लिविंग देख रहे हैं, यही दो प्रकार के देख रहे हैं, बाकी नहीं है। यही दो प्रकार का। पहला को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, आप इसको हिंदी में भी क्या लिखते हैं? प्रोकैरियोटिक। यानी कोशिका कितने प्रकार का? दो। एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, हिंदी में लिखिएगा यूकैरियोटिक। कोशिका के दो प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यहां नाम में समझिएगा। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है, समझते हो? प्राचीन। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो इसका प्रो का मतलब क्या? प्राचीन, यानी पहले का समय। क्या हो गया? पहले का समय। और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। कभी क्वेश्चन आ जाए कहीं भी बायोलॉजी में, कैरियोटिक वर्ड अगर आए, बार बार आए कैरियोटिक, तो इसका अर्थ हुआ केंद्रक। क्या हुआ? तो क्वेश्चन आ जाए केंद्रक के बारे में अध्ययन करना, क्या होगा बताइए आप लोग? कैरियोटोलॉजी। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो कहीं भी अगर विज्ञान में कैरियोटिक वर्ड आए तो इसका अर्थ होता है क्या? केंद्रक। कैरियोटिक का अर्थ क्या हो गया? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और ये प्रो का अर्थ क्या हो गया? प्राचीन। क्या हुआ? प्राचीन यानी पुराना। आप यही नहीं कह सकते हैं पहले का समय यानी पुराना। तो हम प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं,
इसके बीच का डिफरेंस क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका है या निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपको एग्जाम्पल के साथ साथ इसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक उसको बोलेंगे जो पहले से जो सेल है उसके अंदर क्या न्यूक्लियस था, लेकिन न्यूक्लियस बना, यानी जब सेल का निर्माण हुआ था हल्का फुल्का न्यूक्लियस बना, पुराने समय में न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे जैसे सेल बड़ा हुआ यानी सेल डेवलप किया न्यूक्लियस खत्म हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि वैसी कोशिका जिसके पास केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है, यानी कह रहे हैं सेल है तो सेल में क्या होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन वैसी कोशिका जिसके पास क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, इसका नाम से क्लियर है, प्रो मतलब पुराना, यानी जब ये सेल बन रहा था तो हल्का फुल्का न्यूक्लियस था, लेकिन जब सेल ग्रोथ किया न्यूक्लियस ग्रोथ नहीं किया, न्यूक्लियस खत्म हो गया। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आरबीसी, हमारे शरीर के आरबीसी। आरबीसी सबको समझ में आता है। आरबीसी क्या है, एक सेल है। क्या है, सेल है। किसका भाग है, ब्लड का। किसका भाग है, तो आरबीसी के पास केंद्रक नहीं रहता है। यही एक मनुष्य के शरीर में सेल है जिसके पास केंद्रक, यही एक सेल है जो कि किस नेचर का है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसका केंद्रक पाया ही नहीं जाता। केंद्रक जब आरबीसी का निर्माण होता है, और लगभग आप जानते हैं कि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन आरबीसी का जब निर्माण हुआ तो केंद्रक बनता है, लेकिन आरबीसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा केंद्रक खत्म। तो क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के कौन सा सेल ऐसा है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी। तो आरबीसी किस प्रकार का सेल है, प्रोकैरियोटिक। तो ये एक पार्ट है, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जीव है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है, तो जीव आपको समझना, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक किसे बोलेंगे, जिसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक मतलब न्यू, और कैरियोटिक मतलब क्या हो गया, केंद्रक, जिसके सेल में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक बना भी और केंद्रक डेवलप भी हुआ, केंद्रक डेवलप भी हुआ, उसे हम क्या बोले, यूकैरियोटिक। लिखना नहीं है, समझना भी। तो समझिए, अब देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। इसका क्या एग्जांपल होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल में केंद्रक डेवलप, और इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट, एनिमलिया मतलब हम लोग, एनिमल, फंगस, कवक, ठीक है। ये सब किसका एग्जांपल होगा, यूकैरियोटिक। और वैसी कोशिका जिसका केंद्रक बना ही नहीं, जिसका केंद्रक डेवलप ही नहीं किया, उसको हम देख नहीं पाते हैं। देखते हैं बैक्टीरिया को, देख पाते हैं, नहीं देख पाते। और ऐसा सेल जो ग्रोथ किया और उसका केंद्रक भी ग्रोथ किया, उसको हम किसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। ये सब हम देख सकते हैं, प्लांट को देखते हैं, एनिमल को देखते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इसका केंद्रक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या आराम से देख सकते हैं क्योंकि ये मैच्योर सेल है। ये सेल डिवीजन से क्या बना, ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग बना, अंग से क्या बना, अंग तंत्र, उसके बाद एक लिविंग बॉडी बना। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते। समझ में आया, तो इसको लिख लीजिए। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा प्रोकैरियोटिक में, लास्ट पॉइंट लिखा के छोड़ देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, इधर लिखेगा, इसमें क्या लिखेगा बताइए, पाए जाते हैं, तो लिखेगा यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस पाए जाते, यानी इसमें न्यूक्लियस बना भी और न्यूक्लियस ग्रोथ भी किया, डेवलप भी किया। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलेंगे, कल इसको पूरा डिफाइन करेंगे। आज इतना ही, आराम से। हाँ, टाइम से आ जाइए बाबू, 7 बजे के पहले आ जाइए।